दोस्तों हम खड़े हैं आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पे और मैंने मास्क पहना हुआ है क्योंकि कोविड की मुझे भी बहुत ज़्यादा परवाह है। दूसरी बात यहाँ पे इसी कोविड में यहाँ पे एक पोस्टर लेकर के खड़े हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता, जिनको मैं ऐसे ही यहाँ से जाते हुए देखा और सडनली रुक गया। देखा कुछ टॉपिक्स लेकर के आए हैं, ये अकेले खड़े हैं यहाँ पे। और कोई खड़े है क्या? आप देख सकते हैं और कोई भी यहाँ पे नहीं खड़ा है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गेट है। हम लोग BHU गेट चौराहे पे खड़े हैं, मालवीय जी की मूर्ति पास में है और अकेला व्यक्ति पता नहीं क्यों बैग लेकर के खड़ा है और हाथ में इसके कुछ पोस्टर है। क्या पोस्टर है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मिशन स्टैंड टुगेदर है, रेपिस्ट इन मर्सी पिटिशन फॉर रेपिस्ट। कई सारे चीज़ें हैं जो कि समाज में फैल रही हैं। उनमें से एक कुरीतियाँ जो है हमारा, वो कुरीति एक रेप भी है। हम इनसे बातें करेंगे और चर्चा करेंगे। और ख़ासकर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आजकल का जो युवा है वो क्या कर रहा है अपने समाज को लेकर के, वो इसमें मैं चर्चा करना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स गंदा किए पड़ते हैं लोग। हर एक पेज को देखिए जिसके नीचे कमेंट बॉक्स में गालियाँ और भंदे भंदे कमेंट्स होते हैं। लड़कियों के DM में, डायरेक्ट मैसेजेस में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोई भी ट्विटर में उनसे उनकी फ़ोटोज़ मांगी जाती है। क्या इस तरीके के युवा हमारे सोसाइटी में रहते हैं? हम बात करेंगे इनसे। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है। अमित कुमार मिश्रा है आपका नाम। आप यहाँ पे क्या लेकर के खड़े हैं यहाँ पे? ये हमारा एक जन जागरूकता अभियान है। यह मिशन है, मिशन स्टैंड टुगेदर। इसका मतलब है कि हम आइए एक साथ खड़े होते हैं। अब मैटर यह है किस मुद्दे पर क्यों खड़े होंगे हम साथ में। तो हमने लिखा हुआ है कि मेरा देश मेरा दायित्व। मैंने लिखे लिखा हुआ पोस्टर पे, यह हमारा देश है तो दायित्व भी कुछ हमारा बनता। मेरा देश मेरा दायित्व ये बताता है कि हमारा भावना है, ये एक भावना है जी बिल्कुल। ये एक भावना वो है कि अगर मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ तो मेरा कोई दायित्व बनता है इस राष्ट्र के प्रति, इस समाज के प्रति। और कोई लोग आपके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? जी है, हमारी टीम एक्चुअली क्या है कि हम जितने भी लोग हैं सभी लोग कहीं ना कहीं कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस। अरे कोई बात नहीं, आप अकेले खड़े हैं। कोई अकेला मैं देख करके आया हूँ ना आपको। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे लोग देख करके आपको आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें नीचे लिखा है हैंड रेपिस्ट पब्लिसिटी। जी हमारी डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से कि जो बलात्कारी है, जैसे अभी आपने देखा निर्भया केस में क्या हुआ था 2012 से लेकर 2020 तक, तो जो बलात्कारी हैं और उनका दोष सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये दोषी है, तो उनको सीधे कोई सजा न देकर सीधे फांसी दे दी जाए। फांसी दे दी जाए? जी बिल्कुल देना चाहिए। ऐसे इंसान के लिए कोई और सजा नहीं है। जिसके अंदर निर्ममता भरी हुई है, जो पूरी तरह से निर्दयी है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी एक सजा। और दूसरी जो हमने लिखा हुआ है कि मर्सी पिटिशन, मर्सी पिटिशन फॉर द रेपिस्ट। जी बिल्कुल। आप यह बताइए कि जिस इंसान के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई, जिसके अंदर खुद दया की भावना न हो, वो उसके प्रति दया याचिका किस लिए? ऐसे लोगों को वकील भी मिल जाते हैं और हमारे देश में ये होता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। ठीक है, आप कुछ भी करो लेकिन कम से कम अमानवीयता तो मत करो। अगर आपका कृत्य असामाजिक है, अमानवीय है, तो वह कहीं से भी क्षम्य नहीं है। मतलब यहाँ जो अपने देश की न्यायपालिका है बिल्कुल वो बहुत ज्यादा समय लगा दे रही है इनको सजा सुनाने में। हमने उस पर भी लिखा हुआ है, देखिए रेपिस्ट फेम फॉर जुवेनाइल लिखा हुआ है। और उसके बाद हमारी एक डिमांड ये है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स गठित किए जाते हैं, हाँ। आपको मालूम है कि 2012 में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाते हैं। तो यार फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करते हो आप और 10 साल का समय लगता है अगर किसी को न्याय देने में, तो वह न्याय नहीं अन्याय। तो फास्ट ट्रैक नाम हटा देना चाहिए ना? बिल्कुल हटा देना चाहिए। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करते हो और पर्टिकुलर एक बेंच बैठाते हो कि हाँ ये बलात्कारियों के लिए केस लड़ेंगे, तो ठीक है, तो उनका एक समय निर्धारित करो ना यार। आप 1 साल का समय तो 1.5 साल का समय, लेकिन फिक्स टाइम बाउंडेशन करो कि हाँ इतने समय में आपको इस पे सजा सुनानी है, आपको फैसला सुनाना है, तब तो कुछ समझ में आता है। आप 8 साल केस लड़ते हो, 10 साल केस लड़ते हो, एक लड़की के साथ आप कितनी बार बलात्कार कर रहे हो इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। हमारा समाज, हमारे कानून ने कितनी बार निर्भया के साथ बलात्कार किया, इसका आप अंदाजा लगाइए जरा। हम कैसे ये भूल जाते हैं कि जो लड़की थी तो वो क्या किसी की माँ, बहन, बेटी नहीं थी? जरा एक बार उसकी माँ से मिलिए और उसकी माँ से जरा चर्चा करके देखिए कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। रोंगटे ना खड़े हो जाए तो फिर कहिए आप किस समाज में हम रह रहे हैं कि मतलब किसी तरीके से हमारे अंदर कोई भावना ही नहीं है किसी के प्रति। एकदम विद्वेषण भरा हुआ है हर समाज में, हर तरीके के, हर लोगों के पास। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं
मंडे की बात बताता हूँ मैं आपको भैया। मैं यहाँ खड़ा था, ऑटो वाले थे, इसमें से 1-2 ऑटो वाले ड्रिंक भी किए हुए। थोड़ा सा तेज बोलिए आप तो। मैं यहाँ खड़ा था मंडे को, क्योंकि हाँ। मैं 7 बजे से 7:15 बजे के लिए ऑफिस टाइम से खाली होता मंडे था। को आप यहाँ खड़े थे, कोई ऑटो वाले ड्रिंक भी करके यहाँ पे मैक्सिमम खड़े थे? ऑटो वाले यहाँ खड़े थे, कम से कम 4-5 ऑटो। ये ऑटो वाले जो यहाँ पे हैं, इनमें ये ऑटो वाले डेली यहाँ खड़े होते हैं, रिक्शा हाँ। वाले खड़े होते हैं, ठीक। उसमें से 2 ऑटो वाले, मुझे लगा बातचीत से भी मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने पिया हुआ है, हाँ। ठीक। फर्स्ट चीज कि तुम ड्रिंक करके उसके बाद सवारी उठा रहे हो, वो भी है, यूनिवर्सिटी के सामने। वो भी यूनिवर्सिटी के सामने, ठीक। मैं कानून को दूसरा ऊपर नहीं करूँगा। यह हमारी खुद की दायित्व है, हमारी खुद की भूमिका है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मों में क्या चल रहा है, ये डिपेंड हमारे पे करता है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। दूसरी चीज, उनको मैंने टोका इसलिए कि मैंने एक लड़की यहाँ से गुजरी मेरे सामने से, और वो यहाँ से हैदराबाद या समथिंग कुछ पूछा उससे, हैदराबाद गेट। हाँ हैदराबाद या ऐसे कुछ बोला उसने। हाँ। लड़की ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, मतलब उसको नहीं जाना था। आप मुझे अगर पूछोगे कि मैं कैंट जाना है या नहीं जाना, तो मैं कुछ बोलूंगा ना। मतलब एक अगर सख्त मैंने नियम बनाने चाहिए, ये जो ऑटो ड्राइवर या फिर हाँ, कोई भी उनके बस ऊपर चलाने कुछ वाला, ना कुछ ट्रेन ऐसी चलाने वाला, पाबंदियां होनी चाहिए, कोई भी है। बिल्कुल। और वो भी एक ऐसे चौराहे पे कि आप इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो, उस लड़की के पीछे पीछे वो ड्राइवर जिसने ड्रिंक किया हुआ था, उस गेट तक उसके पीछे पीछे गया। अब आप समझ लीजिए कि जब वो लड़की यहीं आपके ऑटो में नहीं बैठेगी, तो क्या वहां से वापस आकर के आपके ऑटो में बैठेगी? आप किस लिए उसके पीछे गए? इसका मतलब आपकी मेंटालिटी गंदी थी, ठीक। उस समय मैं कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर उस ऑटो ड्राइवर ने दोबारा वही हरकत की एक महिला के साथ। 1.5 उम्र की महिला थी, जा रही थी यहाँ, उसने पूछा नहीं होता, महिला जवाब दी, वो पीछे पीछे उसके बाद वहाँ गया। जब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं ये पोस्टर लिया हो गया, मैं अपनी गाड़ी पे रखा, उसको मैंने प्रेम से बुलाया कि यहाँ आओ। मैंने बुलाया, और भी 2-4 ऑटो वाले और थे। मैंने उनको प्रेम से बोला कि भैया ऐसा है कि शाम को 7 बजे से लेकर के और 9 बजे तक, 9:30 बजे तक मैं यहीं रहूँगा। अगले 1 हफ्ते मैं इसी चौराहे पे रहूँगा। अगर आप लोगों ने किसी ने भी किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी की, तो यकीन मानिए कि मैं इतना मार मारूंगा और आपकी गाड़ी अलग से सीज करूंगा। और उस दिन से लेकर के आज तक के सिचुएशन में, अभी 2-3 दिन हुए, किसी तरीके की बदतमीजी मुझे दिखाई नहीं दी। अरे बिल्कुल तो सही इसका बात है। मतलब यह है, आप क्या करते हैं? आप ऑटो चलाते हैं यहाँ पे? ऑटो चलाते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आप लड़कियों की इज्जत करें, तो आप तो करेंगे ही। दारू इसी में, अरे भैया हम लोग कॉलेज में चलते हैं, हम लोग कॉलेज में चलते हैं। आप लोग अंदर कॉलेज में चलाते हैं, ऐसा करेंगे, दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं? अरे भैया ऐसा हो ही नहीं, अंदर कॉलेज में, हम बाहर नहीं अरे चलते। अभी वो रहता है तो पतला सा एक है ना, दो थे। अभी मैं बता रहा हूँ, पतला सा है, 1.5 उम्र का था। यहाँ 2 दिन मैंने देखा, आज वो मुझे आया था, शायद ऑटो लेके आया था, मुझे यहाँ खड़ा देखा, वापस भाग गया। अगर यहाँ BHU गेट लिखा, पोस्टर लेके खड़ा हूँ, तो मैं इस चौराहे पे कोई ऐसी घटना नहीं घटने दूंगा। और यही संकल्प अगर 135 करोड़ लोगों में से अगर 100 करोड़ भी लोग ले लेना, तो यकीन मानिए कि हमारा देश में परिवर्तन हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार, कानून या किसी भी तरीके की कोई लोग प्रशासनिक, आपको लगता है कानून नहीं बने हैं, धाराएं नहीं बनी हैं? हर बीमारी के लिए कोई ना कोई दवा है, लेकिन क्या वो बीमारी खत्म हो गई है? अगर आप समाज को अपराध मुक्त करना चाहते हैं, तो मेरी नज़र में अगर कोई सबसे बेहतर उपाय है, तो वह है सिर्फ हमारी नैतिकता, हमारे संस्कार। यदि आपके परिवार ने आपके अंदर संस्कार डाले हैं, तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले कम से कम सैकड़ों बार आप सोचें कि वह कार्य आप करें या ना करें। लेकिन जिसके अंदर संस्कार नहीं है, जिसके अंदर नैतिकता नहीं है, वह कभी भी इन चीज़ों को नहीं समझेगा। और ये जो दरिंदे हमारे समाज में घूम रहे हैं, ये हमारे आपके बीच से ही निकल करके आते हैं, कहीं और से नहीं आते। तो इनको हमें पहचानना होगा। अच्छा, आप उस ऑटो, एक सेकंड, आप उस जो ऑटो वाले की आप बात कर रहे थे जी बिल्कुल, कि ऑटो वाला ने ऐसे छेड़ा, जी हम एक लड़की की बात सुने, हाँ। ठीक है? ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप होता है ना, जी उनके मैसेजेस में उनकी गंदी गंदी फोटो मांगी जाती है, हाँ, जबरदस्ती उनको मैसेज किया जाता है। गलत है ये। एक बंदा है लगातार मैसेज कर रहा है और 4 साल तक मैसेज कर रहा जी है, बिल्कुल। उसको फोटो चाहिए उस लड़की का, हाँ, और वो हर बार इग्नोर करती है। लड़की गलत है, लड़की गलत है। देखिए, गलत सेंस में नहीं, लड़की की गलती ये है, देखिए चुप्पी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर उनकी पहली गलती पे आप चुप हो जाती हैं, तो अगली बार वह बड़ा कदम उठाएगा। यकीन मानिए, अगली बार वो पक्का बड़ा कदम उठाएगा। आपके DM में आकर के अगर पोस्ट करता है, तो कल केट में वो आपके घर में पहुंच जाएगा। आपने पहली बार रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप साइबर क्राइम में जाइए, आप पोस्ट करिए उसके खिलाफ, उसको वायरल कीजिए, कर सकती हैं आप सोशल मीडिया पे, बिल्कुल एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं हमेशा हर लड़कियों से कहता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते, बंदूक नहीं रख सकते, मिर्ची का पाउडर अपने जेब में रख सकते हो, छोटा सा पाउडर था, किसी भी दरिंदे की आंख में डाल दो, तो अगले 10 मिनट तक उसकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, उतनी देर में आप अपने आप को बचा सको। बिल्कुल सही बात है।
अपनी सेफ्टी अपने हाथ तो एक तरह से मान के चलना तो होगा। अगर आप ये कहती हैं कि एक बंदा मुझे 4 साल से परेशान कर रहा है, इसका मतलब कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं। आप खुद चाहती हैं परेशान होना। यदि आप अपनी परेशानी का नहीं जानते, आपके सर में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? उसको लेके बैठे होते हैं, उसका थोड़ी इलाज देर तक कराते बर्दाश्त करते हैं। एक लिमिटेशन होती है बर्दाश्त करने की। कोशिश करेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, दवा समाज में कंट्रोल करते हैं। समाज में लेकिन कल तक मिश्रा जी समाज में बोला जाता है जी, बिल्कुल। कि छोटे कपड़े पहन की लड़कियां जो बाहर निकलती हैं, हाँ। वो ऐसे रेप केस को बढ़ावा देती हैं। देखिए, अगर इस मामले पे मेरी राय थोड़ी सी अलग है। हो सकता है कुछ लोग जो देख रहे हो आपको वो अलग गलत समझे, मुझे भी, या हो सकता है आपको भी गलत कुछ बोले। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यदि आपकी नग्नता का प्रदर्शन आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो मेरी नज़र में बलात्कारी दोषी नहीं है। फिर वह भी उसी देश का नागरिक है, उसको भी उतनी ही आज़ादी है। वह भी चाहे तो आपको अपनी बहन समझे, चाहे तो वैश्या समझे, या उसके ऊपर निर्भर करता है। आप मेरी नज़र में, मेरी माँ कहती है कि किसी भी तिजोरी के लिए ताले की जरूरत साहू के लिए होती है। जो चोर होते हैं उनको तो चोरी करनी है तो वो ताला तोड़ के भी चोरी। हाँ, लोग बोलते हैं कि ताला चोरों के लिए होता है, ताला चोरों के लिए होता है, साहुओं के लिए नहीं। तो जो तिजोरी होती है उसमें ताला जो होता है ना, वो साहुओं के लिए ही लगाया जाता है कि किसी की ईमान न डोले, किसी की नीयत न खराब हो। आप अगर यह करती हैं तो मैं कहता हूँ कि सभी की कंट्रोलिंग पावर एक नहीं होती। हो सकता है कि आपको एक थप्पड़ बर्दाश्त हो गया, मुझे वो थप्पड़ बर्दाश्त न होगा, मैं गिर जाऊँ। बिल्कुल होता है ना, हर एक की पर्सनालिटी अलग होती है, हर एक की बर्दाश्त करने की क्षमता अलग होती है, अलग होती ठीक? हो सकता है कि उसके अंदर जो भावना आप जगा रही हैं हवस का, हो सकता है कि मैं बर्दाश्त कर जाऊँ और कोई ऐसा कमजोर हो जो हवस का जो अपने आप को बर्दाश्त न कर सके, वह आपको शिकार नहीं बनाएगा, लेकिन आपके जरिए जगाई हुई उसकी वासना किसी और को शिकार जरूर बनाएगी। तो आप यह मत कीजिए। आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बेशक आप आज़ादी में रहिए, लेकिन आपकी आज़ादी अगर किसी के लिए तकलीफ दे रही है तो वो मैं उसे आज़ादी नहीं मानता। आप स्वच्छंदता का एहसास करिए, बिल्कुल मैं उसके लिए खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद खड़ा हूँ आपकी स्वच्छंदता के लिए ही, लेकिन ऐसी स्वच्छंदता नहीं जिससे किसी और को तकलीफ हो। तो आप यहाँ पे कितने दिनों से ये सब काम कर रहे जी, हैं? हमने स्टार्ट किया था इस मिशन का 29 नवंबर 2019 से डॉक्टर प्रियंका रेड्डी मर्डर केस। भैया, प्रियंका रेड्डी मर्डर केस जो हैदराबाद हुआ था, आपको याद होगा। हाँ। तो हम लोगों ने उस समय इसकी शुरुआत की थी आज़ाद पार्क से, लौराबीर आज़ाद पार्क है, वहाँ से एक छोटा सा मशाल जुलूस निकाल के थे। अच्छा। और उस दिन से हम कंटिन्यू हर चौराहे पे, बनारस के भिन्न भिन्न चौराहों पे खड़े हो रहे हैं। आज हम लोग का 240वां दिन है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन पीरियड था, इसकी वजह से हमें बंद करना पड़ा था, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ भी हम नहीं जा सकते। और कोरोना काल का जो आदेश था उसके तहत हम लोगों को पालन करते हुए हमने फिर उसको बंद किया। फिर जब दोबारा कोरोना काल से खुला तो फिर हमने वो स्टार्ट किया। ऐसा क्या पर्सनली आपको टच हुआ प्रियंका रेड्डी मर्डर केस से कि आप ये सब करना स्टार्ट? ये डॉक्टर प्रियंका रेड्डी केस में बोलिए। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी केस से ही नहीं, मैं 2012 में, मुझे याद है मैं दिल्ली में था। 2011 में मैंने दिल्ली में पास आउट हुआ, अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके। उसके बाद 2012 में मैंने जॉब ज्वाइन किया। 2012 से लेकर के 2015 तक मैं दिल्ली में ही था। तो जब ये निर्भया वाला केस हुआ था उस समय हमारे यहाँ से भी, तो मुझे एक बड़ा अजीब सिस्टम ये लगा कि ऑर्गेनाइज करते थे लोग। हाँ। यार चलो आज कैंडल जलाना है, ये मुझे कहीं ना कहीं बड़ा अजीब लगा कि यार आप कैंडल जलाने के लिए आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, किसके लिए? इसका मतलब कल के डेट में मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे माँ के साथ किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना होगी तो आप सिर्फ वही कैंडल जलाओगे और फिर वहाँ से निकल जाओगे। क्या सिर्फ कैंडल जलाने से उसका हो जाएगा ये समाधान? प्रियंका रेड्डी में भी फिर वही चीज़ें हुई। चूँकि मैं थोड़ा सा ऑफिशियल, आप जानते हैं कि जब आदमी कहीं नौकरी पेशे में आता है थोड़ा सा उलझ के रह जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी प्रेशर ज़्यादा होते हैं, तो मैं भी उस समय उलझनों में रह गया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी में केस वही रिपीट हुआ और फिर से वही कैंडल वगैरह जलाए गए। आप प्रियंका रेड्डी की बात किए हैं जी। आप अगर उस समय से इन्फ्लुएंस होकर के ये काम करना स्टार्ट किए हैं, रहने दीजिए इनको, चुपचाप खड़े हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका रेड्डी मर्डर केस में रेप केस की हम बात कर रहे हैं, जो आपको नहीं लगता कि वो जो जिनको सजा मिली, जिनका इनकाउंटर हुआ, क्या वो सही प्रक्रिया था? देखिए, प्रक्रिया तो मैं कोई जज नहीं हूँ। जज नहीं है आप? बिल्कुल मैं जज नहीं हूँ, लेकिन एज ए सामाजिकता के हिसाब से देखा जाए कि यदि वह दरिंदे थे, हाँ ठीक है, तो उनके लिए वो सजा भी कोई खराब नहीं, ठीक। और वो दरिंदे थे या नहीं थे, यह जांच करना कानून का काम।
तो मैं कानून के खिलाफ भी नहीं जा सकता और ना कानून के खिलाफ कुछ बोलना लोगों का जो लोग विरोध कर रहे थे बहुत से लोगों ने कहा कि वो दरिंदे नहीं थे, जबरदस्ती उठा करके बंद करने के लिए जबरदस्ती कर दिया वगैरह वगैरह। मैं उस पर डिसीजन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं कोई जज नहीं। मेरे अकॉर्डिंग जो हुआ वो सही भी हुआ, गलत भी हुआ। अगर मैं उनके परिवार से होता और मुझे पता होता कि वो नहीं गलत थे, अरे सही थे, फिर भी उनको गलत तरीके से मार दिया गया तो मुझे भी तकलीफ होती। देख, तो एग्जैक्टली मैं उस पर कोई भी आदेश या फिर किसी तरीके का डिसीजन नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो दरिंदे थे तो मेरी नज़र में वो सही हुआ। और हर दरिंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए, या तो उसे फांसी लटका दीजिए या उसे मार दीजिए। मेरी नज़र में कहिए तो जैसे प्रियंका रेड्डी के साथ अगर हुआ था तो उन दरिंदों को भी जिंदा जलाना चाहिए था, और तब तक उनको उस दरिंदगी का एहसास होता कि उन्होंने किया क्या था। उससे बहुत लोगों को सीख मिलती है उससे। तो चलिए, आप जो काम कर रहे हैं ये मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे पास, मैं ऐसे चीज़ों में लेकर के आता हूँ, अगर मेरे पास ऐसे खड़े होने का समय हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ कभी खड़ा होऊंगा। एक हफ्ते तक यहीं मिलूंगा, संडे तक मैं यहीं रहूँगा, यहीं पर हम लोग रोटेट करते रहते हैं बनारस के फिल्मी चौराहों पे। एक हफ्ते 10 दिन ऐसे जहाँ लगता है, तो एक हफ्ते मैं संडे तक तो एटलीस्ट यहीं रहूँगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं एक हफ्ते और यहाँ रहना चाहिए तो मैं मंडे से फिर यहीं कंटिन्यू करूँगा। बिल्कुल, फिर मिलेंगे आपसे मिश्रा जी, धन्यवाद। 7 बजे से लेकर 9:30 तक हम लोग यहीं रहेंगे। तो कोई भी अगर इनसे बात करना चाहे तो 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे शाम तक इनसे यहाँ मिल सकता है और बात कर सकता है, अपना योगदान भी दे सकता है, किसी को पर्सनली अगर इस पे काम करना है तो। धन्यवाद।